साहित्य की यात्रा की कुछ बात करते हैं। साहित्य की यात्रा की कुछ बात करते हैं और इसी के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं खुशबू गैरोला आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम साहित्य यात्रा की इस कड़ी में। इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश रहती है कि आपको ऐसे वरिष्ठ साहित्यकारों से रूबरू करा सके जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से आप सभी के दिल में एक अलग जगह बनाई है। मुझे अपनी ही 4 पंक्तियां याद आती है कि सोच लेना रिश्तों को पैसों में तोलने से पहले, याद रखना मन की तिजोरी खोलने से पहले, और समझ जाना समझदार हो गए हो तुम। समझ जाना समझदार हो गए हो तुम जब सोचने लगो कुछ बोलने से पहले। तो ये होती है शब्दों की अहमियत। यदि कोई इंसान अपने जीवन में शब्दों का सही उपयोग करना सीख लिया तो समझो उसने जीवन जीने का ढंग सीख लिया। यदि बात करें उत्तराखंड और साहित्य की, तो उत्तराखंड की कई ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, और उन्हीं नामों में से एक व्यक्ति जो है वो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। एक ऐसी हस्ती जो ना केवल एक वरिष्ठ कवि हैं बल्कि साथ साथ एक शिक्षक भी है। दर्शकों मैं बताना चाहूंगी कि ये व्यक्ति एक शिक्षक है और इनको राष्ट्रपति पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। तो स्वागत करती हूं मैं हमारे आज के अतिथि वरिष्ठ कवि नीरज कुमार नैथानी जी का। नमस्कार। स्वागत है सर आपका। ये बहुत गर्व की बात है मेरे लिए, खासकर क्योंकि मैं भी थोड़ी बहुत कविताएं लिखने की कोशिश करती हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ये खास लम्हा है कि मुझे आपका इंटरव्यू लेने का मौका मिला है। सर वैसे तो बहुत से सवाल हैं हमारे पास कि साहित्य से जुड़े जो रहते हैं, हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। शायद मुझे और हमारी पूरे दर्शकों को, सब जनता को काफ़ी साहित्य से जुड़ी चीज़ें पता चलेगी आज के सेशन से। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी साहित्य के प्रति जो ये झुकाव था, ये किस वजह से आया? मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि आपने पहले बीएससी करी है, उसके बाद आपने एमए इंग्लिश से किया है, और आपकी ज़्यादातर जो रचनाएं रहती है वो हिंदी में रहती है। तो मैं बहुत उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि ये झुकाव, ये रुचि आपकी साहित्य के प्रति कैसे जागरूक हुई? देखिए खुशबू जी, मैं आपको बताऊं कि मूलतः तो मैं पर्वत का ही रहने वाला हूं, उत्तराखंड के रहने वाला हूं जी। लेकिन चूंकि मेरे पिताजी राजकीय सेवा में थे और मेरा जन्म स्थान गोंडा उत्तर प्रदेश में है और मेरी बाल्यकाल की शिक्षा भी मैदान में हुई, तो मैंने पहाड़ देखे नहीं थे। लेकिन जब मेरे पिताजी का यहाँ स्थानांतरण हुआ श्रीनगर गढ़वाल में, ये बात है 1977 की, तब मैं इंटर का विद्यार्थी था। यानी कि 1 से लेकर के 11 तक की मेरी कक्षा की जो पढ़ाई है वो हरदोई जनपद है लखनऊ के पास में, वहाँ हुई है, बरेली में हुई है। तो जब मैं यहाँ आया मैंने पहाड़ देखे। उससे पहले पहाड़ मैंने कैलेंडर में देखे थे, पोस्टर में देखे थे, पिक्चरों में देखे थे, लेकिन आंखों से पहाड़ों को देखा तो मैंने कहा भाई ये पहाड़ तो बहुत सुंदर हैं। मेरा आकर्षण उनके प्रति बढ़ा। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, चूंकि श्रीनगर गढ़वाल आपने सुना होगा, हरिद्वार और बद्रीनाथ धाम के बीच में एक मुख्य स्थल है, वो यात्रियों का पड़ाव है। जो बद्रीनाथ केदारनाथ यात्री जाते हैं वो जाते समय और आते समय वहाँ विश्राम करते हैं जी। तो जब मैंने वहाँ पर यात्री देखे तो मैं आपको बताऊं एक जिज्ञासा, उससे पहले मैंने राजस्थानी नहीं देखे थे, गुजराती नहीं देखे थे, बंगाली नहीं देखे, सुनी नहीं थी बंगला भाषा। लेकिन जब मैंने वहाँ आंध्रा वालों को देखा, वहाँ केरल वालों को देखा, मैंने गुजरात वालों को देखा, कन्नड़ वालों को देखा, तो जिज्ञासा उत्पन्न, ये लोग कहाँ जाते हैं? तो पता चला कि ये लोग यहाँ तीर्थ केंद्र वहाँ जाते हैं। तो मेरे मन में भी जिज्ञासा हुई जाने की। मैं गया और मैं आपको बताऊं बड़ा रोमांचकारी है कि मेरी पहली जो ट्रैकिंग है वो 110 किलोमीटर की है, श्रीनगर से गढ़वाल से लेकर बद्रीनाथ धाम तक की जी। जब पहली बार मैं श्रीनगर से ऊपर गया, खासकर जोशीमठ से ऊपर, और गोविंद घाट के आगे जब ग्लेशियर्स देखे, उससे पहले ग्लेशियर देखे नहीं थे, बर्फ तो केवल टेलीविजन में देखी थी या पिक्चरों में देखी होगी, और जब बर्फ के पहाड़ देखे, ग्लेशियर्स देखे, नदी का वो स्वरूप देखा, विराट स्वरूप देखा, हिमालय को देखा, तो अचंभित रह गया। मैं इस मातृभूमि का रहने वाला हूं और आज तक मैं इससे वंचित था। फिर यहां से शौक जाग गया मेरा ट्रैकिंग के प्रति, और मैंने पथारोहण अभियान प्रारंभ कर दिए। बहुत सारी ट्रैकिंग की, बहुत सारे पथारोहण की उत्तराखंड हिमालय में। उस दौरान प्रकृति का जब सानिध्य मिला, हिमालय को जब बहुत नज़दीक से देखा, तो मन में प्रेरणा उत्पन्न हुई और मैंने कलम उठाई और लिखना शुरू कर दिया।
और यहाँ से मेरी लेखन की आप कह सकते हैं कि एक नई जीवनी शुरू हो गई एक लेखक के रूप में। सच में कलम में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। स्पेशली जो कवि और लेखक हैं वो बताते हैं कि शब्दों की ताकत क्या है, अपने कलम के माध्यम से अपनी भावनाओं को लोगों तक पहुंचाना, अपनी रचनाओं के माध्यम से। आपने वैसे तो कई विषयों पर लिखा है, आपकी बहुत सी रचनाएं हैं, बहुत सी आपने लेख लिखे हैं, नाटक लिखे हैं, पर जैसे कि आपने बताया कि आपने पहाड़ों की खूबसूरती का वर्णन और उसके दर्द का वर्णन आपने अपनी कविताओं में लिखा है जी। तो उसी में से कुछ रचनाएं आज आप शेयर करेंगे हमारे साथ तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा जी हाँ, जरूर करूँगा। बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो साहित्य के क्षेत्र में जो भी आज छोटा मोटा एक नाम है, स्थान है, तो यह पहाड़ ही है, हिमालय ही है और हिमालय की रचना ही है। मैंने एक कविता लिखी थी चट्टान जी। चट्टान से बातचीत, यही बड़ा रोचक संस्मरण है। अरुण जैमिनी जी हरियाणा के बड़े प्रसिद्ध कवि हास्य के, वो श्रीनगर गढ़वाल आए हुए थे और उनसे मेरा परिचय हुआ। तो जब मैंने उनको बताया लिखता हूँ तो क्या लिखते हो, मैंने कविता सुनाई एक कविता, मैंने उनको चट्टान कविता सुनाई और वो इससे इतना अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने फिर सुरेंद्र शर्मा जी से, जो हास्य व्यंग सम्राट हैं, मेरा नाम प्रस्तावित किया कि चाचा लड़का बहुत अच्छा लिखता है, इसको आप मौका दीजिए। और सुरेंद्र शर्मा जी ने मुझे लाल किले के राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में, जो गणतंत्र दिवस को होता है, बड़ा प्रसिद्ध कवि सम्मेलन होता है भारतवर्ष का, जिसमें देश के चयनित और प्रसिद्ध कवि काव्य पाठ करते हैं, पहली बार मुझे सोम ठाकुर जैसे प्रसिद्ध कवियों के साथ बैठ के मंच में काव्य पाठ करने का मौका मिला। तो मैं चट्टान रचना आपको बताता हूँ। जी स्वागत है। इस कवि मैं ये भी बता दूं आपको, ये अरुण जैमिनी की एक इसमें बड़ा प्यारी टिप्पणी थी कि ये चट्टान कविता केवल पहाड़ों में लिखी जा सकती है, इसको दिल्ली के एसी के रूम में बैठ के नहीं लिख सकते हैं। इसमें मैंने चट्टान का मानवीकरण किया है और चट्टान के माध्यम से पर्यावरण का संदेश दिया है। आप देखिएगा। जी स्वागत है। क्या तुमने कभी किसी चट्टान से बात की है? क्या तुमने कभी किसी चट्टान से बात की है? शायद नहीं, गौर से देखो दूर किसी पहाड़ी झरने के पास, यहां चट्टानें बात करती हैं। ये झरनों का संगीत सुनती हैं, हवा को गले लगाती हैं, खिलखिलाती हैं, मुस्कुराती हैं, चुप हैं पर बोलती हैं। सुन सको तो सुनो, ये हृदय स्पंदन भी सुनाती हैं। चट्टानें विश्राम भी करती हैं, इन्हें पसंद हैं बुग्यालों के बिछौने और गुदगुदी घास के तिकोने। चट्टानें विश्राम भी करती हैं, इन्हें पसंद हैं बुग्यालों के बिछौने और गुदगुदी घास के तिकोने। इनके घर मिलेंगे घने जंगलों में, जहां ये रात के अंधेरे में सोती हैं, सुबह उठती हैं सूरज के साथ, फिर पास के बहते झरने में मुंह धोना इनकी रोज की आदत है। मैंने देखा है इन्हें वेगवती धारा में नहाते, नदी के साथ अटखेलियां करते, फिर ये खुली धूप में बदन सुखाती हैं, दिखने पे लजाती हैं। चट्टानें सजती भी हैं पास खिले फूलों से या दूधिया फुहारों से। फिर ये बतियाती हैं, ये चिड़ियों से बात करती हैं, आज मौसम कैसा रहेगा, बारिश होगी या दिन खुला रहेगा। चींटियां इनके पास रहती हैं, छोटे छोटे घर बनाकर, बाहर जाती हैं तो पूछकर ये सख्त हिदायत देती हैं, शाम को घर जल्दी आना, तेज बारिश होगी, सुबह चिड़िया ने बताया है बादलों से पूछकर। कल चट्टान उदास थी, दर्द का लिबास थी, कुरेदा तो छलक पड़ी, फिर व्यथा कहने लगी, हिरन संदेशा लाया है, कुछ आदमी जंगल काट रहे हैं पहाड़ी के उस पार, कहते हैं सड़क बनाएंगे पहाड़ों को खोदकर, चट्टानों को तोड़कर, तब मोटरें आएंगी शोर मचाते हुए, धुआं उड़ाते हुए, तब चिड़ियां उड़ जाएंगी और चींटियां कुचली जाएंगी। कह नहीं सकते काकड़ कहाँ जाएंगे या भरड़ मारे जाएंगे, मोनाल कुतरे जाएंगे या हिरन भाग जाएंगे। कपलास की तैयारी है, खरगोश का दिल भारी है, जहां ना पहुंच सके आदमी उस जगह की तलाश जारी है। सावधान जंगल जड़ी बूटियों, निर्माण निरंतर जारी है, निर्माण निरंतर जारी है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आपकी कविता में वो दर्द दिखता है, पहाड़ों का जो आपने वर्णन किया है उसके दर्द का, कि कैसे जो हमारी कंट्री डेवलप हो रही है लेकिन मानव कैसे पेड़ों को काटे जा रहे हैं, और पर्यावरण का जो दर्द दिखता है वो आपकी कविता में साफ झलकता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं विकास का विरोधी नहीं हूँ, मैं अनियोजित विकास का विरोधी हूँ। जी, विकास हो लेकिन वो बिल्कुल नियोजित, प्लान डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं। जी। अंधाधुंध पेड़ काट रहे हैं, जहां मर्जी आ रही वहां डायमंड लगा देते हैं, सुरंगें खोद रहे हैं, चट्टानों को उड़ा रहे हैं, पहाड़ों कितने बांध बन रहे हैं आप देखिए, अनगिनत बांध बनते चले जा रहे हैं। तो इन सब का मैं विरोध करता हूँ। बल्कि यहाँ से मुझे याद आता है जब टिहरी में पहली बार बांध बना भागीरथी के ऊपर, तो मैंने विरोध किया उसका। बांध का विरोध नहीं किया, बड़े बांध का विरोध किया।
मैं आपको ये रचना सुनाता हूँ संदर्भ में, जी, ये भी स्वागत है। उससे पर्यावरण से जुड़ी हुई है कि हृदय शूल चुभ जाते हैं, हृदय शूल चुभ जाते हैं जब जंगल काटे जाते हैं, मेरी आंख में आंसू आते हैं जब बंधन बांधे जाते हैं। हृदय शूल चुभ जाते हैं जब जंगल काटे जाते हैं, मेरी आंख में आंसू आते हैं जब बंधन बांधे जाते हैं। एक पीड़ा तन में होती है जब नदियाँ रोकी जाती है, एक पीड़ा तन में होती है जब नदियाँ रोकी जाती है, एक हुक सी दिल में उठती है जब धारा सूखी जाती है। क्यों मुझ पर बांध बनाते हो, मेरा श्रृंगार मिटाते हो, क्यों मुझ पर बांध बनाते हो, मेरा श्रृंगार मिटाते हो। तुम मुझ पर चोट नहीं करते, तुम मुझ पर चोट नहीं करते, अपना आधार हटाते हो। तुम मुझ पर बंधन बांधोगे, तुम मुझ पर बंधन बांधोगे, मैं शंकर व्यथा सुनाऊंगी, मैं शंकर व्यथा सुनाऊंगी, मैं शंकर जटा खुलवाऊंगी, मैं महाकाल बन जाऊंगी, मैं महाकाल बन जाऊंगी, मैं महाप्रलय मचवाऊंगी। मैं विष्णुपदी कहलाती हूँ, मैं विष्णुपदी कहलाती हूँ, मैं विष्णु शंख बजवाऊंगी, मैं महाघोष करवाऊंगी, मैं महाप्रलय मचवाऊंगी। तुम टिहरी बंधन बांधोगे, तुम टिहरी बंधन बांधोगे, मैं उत्तर काशी डोलूंगी, तुम उत्तर काशी थामोगे, मैं हर्षिल झाला झूलूंगी, मैं हर्षिल झाला झूलूंगी, मैं सारे बंधन खोलूंगी, मैं सारे बंधन खोलूंगी, मैं सारे बंधन तोड़ूंगी। मैं हरिद्वार लहराऊंगी, मैं हरिद्वार लहराऊंगी, गढ़मुक्तेश्वर छा जाऊंगी, मैं रूठी रुदन कराऊंगी, मैं कानपुर तक जाऊंगी, काशी काया कल्प करूंगी, काशी काया कल्प करूंगी, प्रयागराज मंडराऊंगी। मैं तोड़ूंगी, मैं पाटूंगी पटना सारी, मैं पाटूंगी पटना सारी, गंगा सागर तोड़ूंगी, मैं गंगा सागर तोड़ूंगी, मैं सारा भारत ले लूंगी, मैं सारा भारत पी लूंगी। क्यों मुझ पर बांध बनाते हो, क्यों मुझ पर बांध बनाते हो, मेरा श्रृंगार मिटाते हो। तुम मुझ पर चोट नहीं करते, अपना आधार हटाते हो। अब देखिए, एक पंक्ति में संदेश दिया है जी। बेशक बांध बना लो तुम, अरे बेशक बांध बना लो तुम, पर लघु से लघुतम हो जाओ, पर लघु से लघुतम हो जाओ, तुम न्यूनतम हो जाओ, और मुझको गले लगा लो तुम, मैं तुमको गले लगाऊंगी। मैं तारनहारी गंगा हूँ, मैं सबको पार लगाऊंगी, मैं सबको पार लगाऊंगी। बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारी रचना थी आपकी नीरज जी। मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि कुछ कवि ऐसे होते हैं, कुछ लेखक साहित्यकार ऐसे होते हैं जो वास्तविकता पर लिखते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो काल्पनिक लिखते हैं। कुछ रचना मैंने आपकी अभी सुनी, तो वो आपने आसपास जो देखा उसको आपने अपनी रचनाओं के द्वारा कुछ बताने की कोशिश की है, लोगों तक पहुंचाने की कुछ कोशिश की है, कुछ सुझाव। तो आपकी बाकी रचनाएं किस प्रकार से है? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, पथारोहण का मुझे शौक था जी। मैं पथारोहण में जाया करता था पहाड़ों में, और जैसा कि मैंने को प्रारंभ में बताया कि ग्लेशियर्स बहुत नज़दीक से दिखे। उससे पहले ग्लेशियर्स देख मैंने मुहाने पहली बार देखे, जिनके स्नाउट बोलते हैं, जो उद्गम होता है, जैसे गौमुख है गंगा का उद्गम, तो गौमुख जाने का मौका मिला। गौमुख से भी आगे तपोवन जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, और तपोवन से भी आगे कीर्ति ग्लेशियर। जब वहाँ कभी मौका मिलेगा, अगर आप जाएँ वहाँ पे, तो जो विराट स्वरूप है गंगोत्री ग्लेशियर का, जगह जगह पे उसके जो मुंह खुले हुए हैं, नीले नीले क्रिस्टल ग्लेशियर, बर्फ दिखती है। इधर भागीरथी 1, 2, 3 की उच्च हिम शिखर दिख रहे हैं, इधर बेबी शिवलिंग दिख रहा है, बीच से बहती हुई आकाशगंगा आ रही है। तो जिसको कहना चाहिए, वहाँ पे जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका चरम है। इसकी बात अगर परफेक्शन जिसको हम बोल सकते हैं, परफेक्शन लाइज हियर। अगर ब्यूटी की परफेक्शन की बात की जाए तो नेचर के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। सत्यम शिवम सुंदरम वही है। तो वो जो अनुभूतियाँ थी वो मेरी रचनाओं में आई। हाँ, जब मुझे चट्टान जैसी रचना ने मुझे अवसर प्रदान किया, लाल किले दिल्ली में गया, फिर मुझे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मॉरिशस जाने का मौका मिला, फिर और देशों की भी यात्राएं हुई, तो मैंने समाज की विसंगतियों पर भी लिखा। जी। समाज की विसंगतियाँ, जैसे भ्रष्टाचार है, अनाचार है, कदाचार है, लूट है, हत्या है, बलात्कार है, बेरोजगारी है, इन पे भी फिर मैंने कलम उठाई। व्यंग भी मैंने बहुत सारे लिखे, और निश्चित रूप से कल्पना का सहारा भी लेता है कवि, क्योंकि किसी काल्पनिक धरातल पर जाकर जब हम सोचते हैं तभी विचार जो उत्पन्न होते हैं वो। हाँ जी, जैसे कि आपने यहाँ पे ट्रैकिंग का इन्वॉल्वमेंट किया, कि आपने ट्रैकिंग पे भी करी भी है ट्रैकिंग, और आपने लिखा भी है उस पर। जी। तो अगर देखा जाए तो एक साहित्य का एक क्षेत्र अलग है, और एक ट्रैकिंग करने वाला व्यक्ति और साहित्यकार में इसमें कुछ संबंध नज़र नहीं आता। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका जो ये आकर्षण था ट्रैकिंग के लिए, ये कैसे उत्पन्न हुआ? ट्रैकिंग का आकर्षण तो जैसा मैंने आपको बताया, जब मेरे पिताजी स्थानांतरित होकर के श्रीनगर गढ़वाल में आए जी, और जब मैंने वहाँ टूरिस्ट देखे, वो रुक्सक लगा हुआ है, उनके ऊपर से वो स्लीपिंग बैग वगैरह जो दिखता है, मैट वगैरह दिखती है, तो मैं पूछा जैसे अपने साथ वालों से, भाई ये बड़ा अजीब सा मुझे ये डिफरेंट गेस्चर पोस्टर लग रहा है। अच्छा, विदेशी, मैंने इससे पहले विदेशी देखे नहीं थे, केवल किताबों में पढ़ा था। और एक बात और है, जैसे कि आपने देखा होगा, सामान्य धारणा हम अंग्रेज बोलते हैं, अंग्रेज आ रहा है। हाँ जी।
हम उसके स्पेनिश नहीं जानते हैं, जर्मन नहीं जानते हैं, हो सकता है उसको अंग्रेजी आती ना हो। हाँ जी। वो फ्रांस का रहने वाले फ्रेंच बोलता है, उसको अंग्रेजी आती नहीं है, लेकिन उसको अंग्रेज बोलते हैं। तो मैंने पूछा अंग्रेज लोग कहाँ जाते हैं, उनका ट्रैकिंग भी जाते हैं। मैंने कहा मैं भी जाऊँगा। तो मैं फूलों की घाटी गया, वैली ऑफ फ्लावर। तो फूलों की घाटी का जब मैंने स्वरूप देखा, फूल ही फूल वहाँ पे गिरे हुए। बल्कि वहाँ पे आपने सुना होगा मार्गरेट लेगी एक स्कॉटिश ट्रैकर थी, और वो उसकी डेथ हो गई। वो उसकी फूलों, आपका नाम तो खुशबू है, खुशबू, फूलों की खुशबू को बर्दाश्त नहीं कर पाई, इतनी ज़्यादा खुशबू, तो वो उसकी डेथ हो गई। बाद में उसकी सिस्टर आती है स्कॉटलैंड से, और उसकी वहाँ एक ग्रेव बनाती है, और उसमें लिखती है, इनक्राइब करती है कि आई विल लिफ्ट अप माइन आइज अनटू द हिल्स व्हेंस हेल्प कॉमेथ मी। मैं अपनी दृष्टि को उस शिखरों तक पहुंचाऊंगी जहां से मुझे सहायता मिलती है, समर्थन मिलता है जिस प्रकृति से। तो वो वाला जो समर्थन था, वो मुझे प्रकृति का समर्थन ट्रैकिंग से मिला, पथारोहण से मिला, और इस तरीके से यात्रा आगे चलती रही। जी, जैसे कि अगर हम देखें कि उत्तराखंड और देश की अगर बात करें तो यहाँ के लोगों में देशभक्ति की जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा है। तो एक साहित्यकार, एक कवि होने के नाते क्या आपने भी देश पर कुछ लिखा है? हाँ, देश पे लिखने का मैंने प्रयास किया है, और मैं रचना के माध्यम से बताता हूँ। जी, स्वागत है। मैं इस तरीके से जोड़ता हूँ कि जैसे कि आपने देखा, जो लोग रिटायर हो जाते हैं किसी जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में, उनको पेंशन मिलती है। हाँ जी। तो जब वो पेंशन लेने बैंक में जाते हैं, ये बिल्कुल हकीकत की घटना है, मैं बताऊं आपको। तो मैं एक दिन बैंक गया, तो मैं वहाँ पे देखा, तो उसमें लिखा था काउंटर में, पेंशन धारक जीवित होने का प्रमाण पत्र लाएं। तो आई वॉज समवट कंफ्यूज। मैंने कहा ये क्या मतलब है, पेंशन धारक पेंशन लेने आ गया है, प्रमाण पत्र कहाँ से लगा? तो बैंक वाले ने कहा नहीं, उसको लाना पड़ता है प्रमाण पत्र कि मैं जिंदा हूँ। तो यहाँ से देखिए, मैंने एक देश के ऊपर कविता उठाई है, देश का चित्र देखिएगा आप, एक व्यंग है, देखिएगा जी, कि बैंक अधिकारी ने पेंशन धारक से जीवित होने का प्रमाण पत्र मंगाया तो अगला चकराया। बैंक अधिकारी ने पेंशन धारक से जीवित होने का प्रमाण पत्र मंगाया तो अगला चकराया। बोला आपको हर काम में अड़ंगा लगाने की आदत हो गई है, अच्छे खासे आदमी से प्रमाण पत्र मांगते हैं, ये तो हद हो गई है। अधिकारी ने कहा हमारी मजबूरी है, नियमानुसार ये प्रमाण पत्र जरूरी है, माना आपका दिल धड़कता है, दिमाग चलता है, पर बिना कागज के बैंक आपको मरा समझता है। पेंशन धारक लौट कर आया, अपने दोस्त को बताया, ये बैंक वाले भी अजब हो गए हैं, इनके काम करने के तरीके गजब हो गए हैं, हाजिर को नाजिर नहीं जानते, अच्छा खासा जिंदा हूं जिंदा नहीं मानते। अब देखिएगा कविता, यहां से देश का चित्र देखिएगा। दोस्त ने कहा ठीक ही तो है, सारे देश में अराजकता व्याप्त है, लेकिन तुम्हारी संवेदना समाप्त है। सारे देश में अराजकता व्याप्त है, लेकिन तुम्हारी संवेदना समाप्त है। और जब ये सिले हुए ओंठ लिए शोषित पीड़ित से रह सकते हो, तो स्वयं को जीवित कैसे कह सकते हो? भ्रष्टाचार, घूसखोरी के बड़े बड़े मामले तुम्हें नहीं खटकते, सही तो है, मुर्दों के दिल नहीं धड़कते। भाई जिंदा हो तो जिंदा दिली का कोई सबूत बताओ, कोई धड़कता किस्सा सुनाओ, बताओ खिलाया कभी किसी भूखे को खाना, या दिया किसी प्यासे को पानी, या घायल पड़े राहगीर अनजान को किया रक्तदान, बचाई किसी की जान, कोई ऐसा किस्सा सुना सकते हो, जिंदा दिली का सबूत बता सकते हो? आंधी में गिरे कितने छप्पर उठाए, आंधी में गिरे कितने छप्पर उठाए, किसी जरूरतमंद के कितना काम आए, या कभी किसी जुल्म के खिलाफ आवाज लगाई, किसी गरीब के आंसू पोछे मेरे भाई, कोई ऐसा किस्सा सुनाओ, जिंदा दिली का सबूत बताओ। सच तो यह है मेरे दोस्त, हमारी संवेदनाएं सो चुकी हैं, अनुभूतियां खो चुकी हैं। बेशक खुदा ने बख्शी है हमको जिंदगी, पर आज तक हमने लाश का किरदार जिया है, किसी को क्या इल्जाम दें, हमने खुद को मार दिया है। वाह, बहुत अगर हम जिंदा हैं, अगर हम जिंदा हैं तो देश के तमाम सुलगते सवाल हमें परेशान क्यों नहीं करते? हदें पार हो चुकी हैं हर तरफ, हम इंकलाब क्यों नहीं करते? हालात मुल्क बेहद खराब है मेरे दोस्त, हम सब बेहद डरे हैं, अफसोस ना करें, पेंशन धारकों के साथ हम भी मरे हैं। पर कोई तो सूरत निकालनी होगी, डर दूर भगाना होगा। जिंदा हैं तो जिंदा दिली का सबूत बताना होगा, जिंदा दिली का सबूत बताना होगा। बेहद खूबसूरत। नीरज जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जैसे मैं भी लिखती हूँ थोड़ा बहुत, मैंने बताया। बहुत अच्छी बात है। जी, कोशिश करती हूँ थोड़ा बहुत, जो देखती हूँ आसपास उस पर, सोशल इश्यूज पे ज़्यादा लिखती हूँ। तो मेरे जैसे और भी कई लोग हैं जो लिखना जब शुरू करते हैं तो हम कई कवियों को, कई रचनाओं को पढ़ते हैं। तो आपके जीवन में ऐसे साहित्यकार कौन थे जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, प्रेरित किया लिखने के लिए? देखिए, प्रारंभिक तौर पर तो जैसे मैंने आपको बताया, मैंने ट्रैकिंग की, पथारोहण किया,
और मैं राहुल जी को पढ़ा, मैंने राहुल शंकरतायन जी को। और ये भी एक बड़ी विचित्र बात है कि जब मैंने राहुल जी को पढ़ा तो हिमालय परिचय भाग 1 भाग 2, वोल्गा से गंगा तक तमाम सारी रचनाएं पढ़ी उनको। यशपाल जी को पढ़ा मैंने। तो इन रचनाओं को पढ़ने के बाद मुझे एक तो वही कि यात्राएं करनी चाहिए। अब मैं कहना चाहूँगा, ये बात मैं जब भी किसी मंच पर जाता हूँ अवश्य कहता हूँ कि एक बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है कि संसार का ज्ञान संसार में जाकर ही प्राप्त किया जा सकता है, घर के बंद कमरे में बैठकर नहीं। तो अगर आपको संसार का ज्ञान प्राप्त करना है तो संसार में जाना पड़ेगा, उसके लिए यात्राएं करनी पड़ेंगी। तो मैंने यात्रा संस्मरण पढ़े और यहाँ से जब मैं जाता था तो उन यात्राओं संस्मरण को मैंने लिखना प्रारंभ किया। तब कभी पता नहीं था कि जिन राहुल शंकरतायन जी को मैं पढ़ रहा हूँ उन्हीं के नाम का एक दिन मुझे पुरस्कार भी मिल जाएगा। तो मुझे पर्यटन में हिंदी माध्यम से पर्यटन में लिखने के लिए, यात्राओं के संस्मरण के लिए मुझे पर्यटन पुरस्कार भी मिला भारत सरकार का, केंद्र सरकार का। और बस यहीं से मैं कह सकता हूँ कि मेरी आज इतना अच्छा मौका है तो कुछ पंक्तियां मैंने भी लिखी है तो मैं आपके साथ बिल्कुल बढ़िया शेयर करना चाहूंगी। खुद का परिचय देते हुए मैं ये पंक्तियां कहती हूँ कि मैं सिक्के का वो तीसरा पहलू हूँ, मैं सिक्के का वो तीसरा पहलू हूँ जो हार जीत का मिटा फर्क एक समान कर देती हूँ, एक गिरते तारे को भी अनदेखा सा कर देती हूँ, शब्दों की लहरों पे बस चलने की कोशिश करती हूँ। क्या बात। वैसे तो बस एक लड़की हूँ पर लिखने की कोशिश करती हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे ही युवा बहुत से मेरे जैसे हैं जो लिखने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, एक सुझाव तो खुशबू जी मैं ये देना चाहूंगा, लिखने की पहली शर्त है पढ़ना जी। एक अरबी कहावत है, यदि आप गजल लिखते हैं, कहते हैं, वैसे गजल लिखी नहीं जाती, गजल कही जाती है जी। गजल लिखने को भी कहना ही बोलते हैं जी। हम लोग जैसे हिंदी में बोलते हैं गजल लिख दी, गजल लिखी नहीं जाती है, गजल कही जाती। तो अगर आप, ये प्रसिद्ध सूक्ति है कि अगर आपको 1 लाख शेर याद हो गए हों तो आप पहला शेर लिखें। तो आजकल के, जैसा मैं आपको खुशबू जी बताऊँ, मैं देखता हूँ साहित्यिक सम्मेलनों में हम जाते रहते हैं, मुझे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हिंदी साहित्य सम्मेलनों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो जो नव रचनाकार हैं आजकल, जिससे मोबाइल बहुत बढ़िया सिस्टम है, पैड में आपने कुछ भी टाइप किया भेज दिया, तो पढ़ नहीं रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं। उनको पढ़ना शुरू पढ़ना बहुत आवश्यक है जी। वैसे तो साहित्य के लिए, साहित्य के पे डिस्कशन के लिए ये चंद मिनट काफ़ी नहीं है, पर समय मुझे इतनी ही इजाज़त देता है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ आने के लिए, कि आप समय निकाल के आए और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई आपने। दर्शकों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये कार्यक्रम बहुत सीख देने वाला लगा होगा और पसंद आया होगा आपको हमारी ये नई पहल, जिसमें हम साथ लाए हैं एक नवोदित साहित्यकार को और एक वरिष्ठ साहित्यकार को। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही मुलाकात होगी नई कड़ी के साथ। तब तक ख्याल रखिए और देखते रहिए दूरदर्शन देहरादून। बहुत शुक्रिया।